बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सरकार इतनी परेशान क्यों है कि वो सोनम वांगचुक से बात भी नहीं करना चाहती। यहाँ तो तालिबान के साथ भी बात शुरू की है हमारी सरकार ने। एक वीडियो देख रहा था मैं सोनम वांगचुक का, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे आपके खिलाफ ये चार्जेस हो सकते हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सोनम वांगचुक साहब को ये अंदाज़ा था कि शायद मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी नज़र में इस मिस एडवेंचर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल कौन? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। एलजी की तरफ से कितनी गलती आपको इसमें लगती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितनी चूक आपको लगती है? सेंटर की तरफ से डिले किया गया बातचीत में। एलजी साहब का जहां तक ताल्लुक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा जी कि वो देश के लिए खतरा हो सकता है। एजुकेशन के मैदान में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके सुझाव देता है, अपना कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करता है, वो आदमी कैसे देश के लिए खतरा हो सकता है? दिल्ली की मीडिया ने जो सोनम वांगचुक के बारे में लिखा, बोला, बताया, उसको लद्दाखी के तौर पर आप कैसे देखते हैं? इससे पूरे लद्दाख के अवाम को उनको लेबलिंग करने की कोशिश की गई। जब 4 लोगों की जान चली गई, उसमें से एक नाम सेवांग थारचन का भी था। आपकी इनकी फैमिली से मुलाकात हुई? उनके फैमिलीज की तरफ से कहा गया कि हमारे बच्चों को लेटा के गोली मार दी गई, किसी के चेस्ट पे, किसी के सर पे। ये फैमिली का स्टेटमेंट? ये फैमिली के लोगों ने हमें बताया जब हम उनके पास कंडोलेंस के लिए गए थे। अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, जो लोग मारे गए हैं उस वायलेंस में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है। फॉर्मर सीईसी ने लिखा, उसमें मेंशन है कि जो प्रोटेस्टर्स थे अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, तो उन पे फायर किया गया, तो उस पर एक अकाउंटेबिलिटी तो सेट होना चाहिए। और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल कोई एक बंदा सस्पेंड नहीं हुआ इसमें? नहीं, सस्पेंड तो दूर की बात, जो भी जिम्मेदार है वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जैसे कोई पॉलिटिकल आदमी देता है। जैसे ये पीआईओ के आदमी पकड़े हैं, पाकिस्तान से लिंक हैं। वो लद्दाख को राज्य बनाकर खुद को एज अ सीएम फेस प्रेजेंट करना चाहती हैं। सोनम वांगचुक को भी एमपी बनने का कई बार ऑफर मिला है। लद्दाख एक इकलौती जगह है जहां पर आरएसएस अपने नाम से काम नहीं करती, फंदे सोक्सपा के नाम से वहां पर काम करती है। बावजूद इसके इतना एक गैप कैसे बन गया कि वहां पर वायलेंस की या आंदोलन की गुंजाइश पैदा हो रही है बार बार? मेरी नज़र में ये नहीं लगता है कि एलबीए और आरएसएस का कोई इस वक्त कोई मिलाप है। क्या इस नाराजगी के चलते डेवलपमेंट रोक देना चाहिए? डेवलपमेंट को रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता। आपने देखा उत्तराखंड के हालात देखे, केदारनाथ वगैरह में, जोशीमठ आपने देख लिया, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर। लद्दाख में अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो लद्दाख इन तमाम इलाकों से ज़्यादा तबाह हो सकता है। यूटी बनने के बाद ये बात सही है कि फंड बहुत सारा मिला है, एक भी गेजेटेड पोस्ट की जॉब पिछले 6 साल में नहीं दी गई है। ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लद्दाख अपनी शांति मिश के लिए जाना जाता है, लेकिन 24 सितंबर को यहाँ पर प्रदर्शन हुए और फिर वो प्रदर्शन वायलेंस में बदल गए। इसके बाद जो हुआ हम सब ने देखा, कितने लोगों की जान गई और कितने ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद सोनम वांगचुक को भी एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद से देश में एक अलग ही माहौल है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। खास करके लद्दाखी इस बात से बड़े नाराज़ हैं। लद्दाखियों को कई सारी चिंताएं हैं, कई सारे डर भी हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है या उनके साथ कुछ ना कुछ पार्शियलिटी हो रही है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लद्दाख के जाने माने लीडर सज्जाद हुसैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके तमाम देखने वालों का को शुक्रिया अदा करता हूं, और आपका शुक्रिया ख़ासकर इसलिए क्योंकि आपने लद्दाख के एक ऐसे मुद्दे को कि जो धीरे धीरे अब फिर ब्लर होता जा रहा है, उसको एक बार फिर स्पेस दिया, जगह दी कि उस पर हम बात कर सकें। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मुझे लोग सज्जाद कारगिली के नाम से जानते हैं, और मैं करगिल से मेरा ताल्लुक़ है। करगिल का एक सरहदी गाँव है काकसार, जो बिल्कुल बॉर्डर का आखिरी गाँव आप कह सकते हैं जी, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरी परवरिश करगिल में ही हुई है, और अभी मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा बना है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल, सोशल, सबका है। तो मैं उस कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर हूँ। और इसके अलावा जो है हमारी जो MHA में हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है भारत सरकार की तरफ से, जो लद्दाख के विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सब कमेटी, एक हाई पावर्ड कमेटी है, उन दोनों में
एक मेंबर की हैसियत से जितनी सारी सरकार से बात होती है लद्दाख को लेकर उसका आप शामिल हों जी। उसमें हमारे, मैं तो सबसे कम उम्र हूँ, हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी उसमें हैं। लद्दाख में जो प्रदर्शन थे, क्या उसमें वायलेंस का पहले से डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि 2020 से 2025 के बीच कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन किसी में भी वायलेंस नहीं हुआ, हमेशा पीसफुल रहा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है लद्दाख के आंदोलन का, ये शुरू से ही बहुत पीसफुल रहा है। और कभी भी, और जो लोग लद्दाख के समाज से वाकिफ़ हैं उनको साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि लद्दाख में इस वायलेंस के लिए और इस तरह के मसाइल के लिए, इश्यूज़ के लिए कोई जगह नहीं है जहां आप वायलेंस को इनकरेज करते हों, जहां आप दंगे फसाद को जो है इनकरेज करते हों। इसके लिए कोई जगह नहीं है। लद्दाख की सोसाइटी बहुत पीसफुल सोसाइटी है। हम बहुत पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं और हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़ है, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज़ है, लेकिन पीसफुली हमारा समाज में हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो शुरू से ही ये जो आंदोलन रहा है, सोनम वांगचुक साहब ने अनशन भी किए थे, पद यात्रा भी की थी जिसमें एपेक्स बॉडी केडीए दोनों शामिल भी हुए थे। तो एक्चुअली सोनम वांगचुक शुरू में ही केडीए और एपेक्स के जो मुद्दे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना जो है समर्थन देने के लिए उन्होंने अनशन किया था। तो ये शुरू से ही पीसफुल और पहले से नॉन वायलेंट रहा है। पहले से ये डर कहीं तक नहीं था, हमेशा जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं वैसे ही एक और ये था। 2020 से लेकर 25 तक कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारी पदयात्राएं हुई, कई सारी रैलियां हुई। सोनम वांगचुक ने खुद कई बार हंगर स्ट्राइक पर बैठे, लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल आए वो अपनी मांग रखने के लिए। इस दौरान सरकार की तरफ से जो बातचीत थी वो किस तरफ जा रही थी? क्या शिफ्ट शेड्यूल की जो बात की जा रही थी वो देने की तरफ बातें हो रही थी या फिर सरकार की तरफ से इस चीज़ को टाला जा रहा था? शुरू में जो बातचीत हुई है उसमें तो सरकार की तरफ से जो हमारे 4 पॉइंट हमारा मुद्दा है जो ले एपेक्स बॉडी और केडीए लेकर के चल रहा है, उसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा है, फिर 6ठी अनुसूची में शामिल करना, पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह और करगिल के लिए लोकसभा में सीटों की हम मांग कर रहे हैं। एक से बढ़ाकर 2 जी। चूँकि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो उस जम्मू कश्मीर के असेंबली में लद्दाख के 6 MLAs हुआ करते थे, 4 MLA और 2 MLCs, यानी कुल मिला के 6 मेंबर्स हमारे उसमें होते थे, जिस वजह से लद्दाख को एक रिप्रेजेंटेशन या एक आवाज़ उनको मिलती थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई, उसके बाद से लद्दाख बेआवाज़ हो गया, लद्दाख के लोगों की कोई आवाज़ नहीं रही। इसलिए हम रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। किसी भी सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने का तो हक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसी इलाके से छीनने का कोई इख्तियार नहीं है। और लद्दाख का इन इश्यूज़ को लेकर जब हम MHA की तरफ बातचीत के लिए हम आगे बढ़े, तो शुरू में तो MHA की तरफ से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, यानी हमारी मांगों को रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। तो जो भी उनको सूझ रहा था, जो भी अच्छा लग रहा था, वो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करके लागू कर रहे थे, लेकिन हमारे मुद्दे पे बात नहीं कर रहे थे। ये तो पिछले साल की बात है कि जब सरकार की तरफ से बाज़ाबिता तौर पर यह कहा गया कि हम स्टेटहुड शेड्यूल और दीगर 4 मुद्दों पे बात करेंगे। तो ये मुझे लगता है ये बिकॉज लद्दाख के लोगों की यूनिटी की ताकत है, जिस वजह से सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सोनम वांगचुक की अरेस्टिंग पर मैं बात करना चाहूँगा। उनकी जो अरेस्टिंग हुई है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुई है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ है। इसमें कई सारे राइट्स छिन जाते हैं गिरफ्तार होने वालों के। उनको 1-1 साल तक कोर्ट में उनको डेट नहीं मिलती। सरकार चाहे तो बहुत कुछ इसमें कर सकती है। क्या इस गिरफ्तारी का जिस एक्ट के तहत हुई है, इसका लद्दाखियों पर क्या असर पड़ा? बहुत बुरा इम्प्रेशन हुआ, क्योंकि लद्दाख के लोग हमेशा इस देश की ताकत थे और हैं, और हमें अपने यहाँ के देश के लोकतंत्र पर और कानून पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी है। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी एक अनडेमोक्रेटिक ट्रीटमेंट था और एक सही ट्रीटमेंट नहीं था। सोनम वांगचुक ने, आप उनकी पॉलिटिक्स से, आप उनका वे ऑफ एक्ट से जो है इख्तलाफ रख सकते हैं, डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने वायलेंस के लिए लोगों को नहीं उकसाया। अब उनके जो वीडियोस हैं उसको डॉक्टर करके, मैनिपुलेट करके, तरह तरह के
चार्जेस लगा के उनको फ्रेम किया गया। और अब हकीकत भी सामने आ रही है कि जो भी चीज़ें आउट ऑफ कंटेक्स्ट काट करके बातें निकाली गई और उसको प्रेजेंट किया गया, फिर तरह तरह के मुल्कों के साथ उसको जोड़ दिया गया, जिससे लद्दाख के लोग काफ़ी आहत हुए। और आज लद्दाख के लोग इन चीज़ों से काफ़ी हर्ट है। यही नहीं बल्कि 24 सितंबर को जो 4 लोग शहीद हुए उसमें से एक एक्स सर्विसमैन था जो पाकिस्तान के साथ लड़ा कारगिल की जंग में, और एक बार नहीं 2 बार लड़ा, एक बार ज़ख्मी हुआ उसके बाद फिर गया, और वो आके फिर हमारे ही उसमें मारा जाता है। और खुद बीजेपी के लीडर्स भी लिखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट था वो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग किया गया। अभी अच्छी बात है कि एमएचए की तरफ से एक जुडिशल इंक्वायरी शुरू हुई है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो जुडिशल इंक्वायरी है ये टाइम बाउंड हो और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक बात है सर। सोनम वांगचुक की आपने बात की, सोनम वांगचुक आपकी नज़र में या लद्दाखियों की नज़र में कैसे हैं? देखिए, मैं सोनम वांगचुक के जहाँ तक आंदोलन को सपोर्ट करने का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत सिंसियरिटी से हमारे इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा जी कि वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। नहीं, वो तो हमेशा आप लद्दाख के जो आदमी आइस्तूपा पे काम करता है, जो आदमी जो है आर्मी के लिए मदद के लिए खड़ा रहता है, टेंट बनाने की कोशिश करता है, जो आदमी हमेशा एजुकेशन के मैदान में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके सुझाव देता है, अपना कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करता है, वो आदमी कैसे देश के लिए ख़तरा हो सकता है? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सरकार इतनी परेशान क्यों है कि वो सोनम वांगचुक से बात भी नहीं करना चाहती। यहाँ तो तालिबान के साथ भी बात शुरू की है हमारी सरकार ने, और जिन तालिबान के नाम से देश के बहुत सारे इस मुस्लिम समाज के लड़कों को जेलों की कोठरियों में बंद किया गया कि ये शक जता करके कि कहीं इनके तालिबान के साथ संबंध तो नहीं है। आज उसी तालिबान को ला के हम प्रोटोकॉल दे के अपने देश में, ठीक है आपका नेशनल पॉलिटिक्स का, फॉरेन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है जी, अलग तरीके से चलती है, उसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि देश के हित में जब इतना स्टेप भी, इतना एक्सटेंट तक भी हम जा सकते हैं, तो क्या सोनम वांगचुक जिसने देश के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, देश की सेना को कंट्रीब्यूट किया, आप उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं? तो ये चीज़ें जो है ना, ये लोग जब देखते हैं तो लोगों के अंदर जो एतमाद है, जो ट्रस्ट है, वो डिफिसिट हो जाता है, ट्रस्ट डिफिसिट पैदा होता है इससे। ठीक बात है। सोनम वांगचुक की जो अरेस्टिंग हुई है, पहले एक बड़ा चेहरा वो थे लद्दाखियों के रिप्रेजेंटेशन का, उनकी बात रखने का। जब भी प्रोटेस्ट होते थे तो पहली इमेज जो आती है लद्दाख को लेकर वो सोनम वांगचुक की आती है। लेकिन जब से वो अरेस्ट हुए हैं तो सरकार बात किससे कर रही है फिर? जैसा कि आपने बताया 22 अक्टूबर को फिर से 22 नवंबर को फिर से बात होने वाली है, तो इसमें सरकार के लिए जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होंगे लद्दाख की ओर से, वो कौन है? पहली चीज़ तो ये थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है कि सोनम वांगचुक शुरू में लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए को समर्थन देने के लिए वो सामने आए थे। वो खुद डायरेक्टली मूवमेंट नहीं चला रहे थे, वो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जो एपेक्स बॉडी और केडीए ने सपोर्ट शुरू किया था। लेकिन मेन फेस जी, चूंकि मीडिया में उनकी प्रेजेंस थी, उनका एक फेस वैल्यू था, उस फेस वैल्यू के चलते हमारे मूवमेंट को एक बल मिला उनके आने से। फिर हमने ये महसूस किया कि सोनम वांगचुक को भी एपेक्स बॉडी का पार्ट होना चाहिए। हमने एक रेजोल्यूशन पास करके उनको एपेक्स बॉडी में शामिल किया और वो एपेक्स बॉडी का हिस्सा बने। इस वक्त वो जेल में हैं, लेकिन दूसरे लीडर्स डायलॉग में शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि, और ये हमने अपनी मीटिंग्स के दौरान सरकार से कहा भी है कि उनको भी अनकंडीशनल रिलीज किया जाए और उनको भी हमारे इस मीटिंग्स में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। सरकार के अलावा, पुलिस के अलावा, फोर्सेस के अलावा दिल्ली की मीडिया ने जो सोनम वांगचुक के बारे में लिखा, बोला, बताया, खास करके 24 सितंबर के आंदोलन के बाद, उसको लद्दाखी के तौर पर आप कैसे देखते हैं या बाकी लद्दाखी लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि दिल्ली की मीडिया में कुछ जगहों पर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। इससे पूरे लद्दाख के अवाम को, उनको लेबलिंग करने की कोशिश की गई। जैसे कहा गया कि ये प्रोटेस्ट जेनजी का प्रोटेस्ट है, नेपाल टाइप, जबकि वहाँ महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और बहुत सारे एथनिसिटीज़ से, बहुत सारी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के लोग उसमें शामिल थे। प्रो पाकिस्तान बताया गया, प्रो चाइना बताया गया, CIA समर्थक बताया गया, बांग्लादेश, श्रीलंका। मुझे लगता है साउथ एशिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जिसके साथ लद्दाख के इस आंदोलन को जोड़ा नहीं गया हो। और
फॉर्चुनेटली मैं खुशकिस्मत समझूंगा लद्दाख के लोगों को और ख़ुद को भी कि देश में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो लद्दाख को समझते हैं, लद्दाख के लोगों की देश के तईं जो कुर्बानियाँ लद्दाख के लोगों ने दी है उसको कदर करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस तरह के फेक और फाल्स प्रोपेगेंडे को स्ट्रांगली काउंटर किया। मैं उन तमाम लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूँ। खुद डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं हमारे मेजर जनरल जीडी बख्शी। जीडी बख्शी मेरे गांव में, काकसार में, मेरे गांव में उन्होंने सर्व किया है एंड ही नोज पीपल इन माय विलेज। उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया। और भी बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड आर्मी ऑफिसर्स ने और बहुत सारे जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने भी इसको स्ट्रांगली कंडेम किया और रिजेक्ट किया। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि जो इससे लद्दाख के लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ गया। वरना हम ये सोच रहे थे कि ये हमें क्यों दीवार की तरफ धकेला जा रहा है और क्यों हमें एक सेंस ऑफ एलिनेशन और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की तरफ हमें धकेला जा रहा है। आप एलओसी के ठीक पहले वाले गांव में रहते हैं, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस देखा होगा, लिया होगा कि कितना सेंसिटिव जोन है जहां पर आप अभी रहते हैं। दूसरी तरफ एलएसी है, तो लद्दाख जो है वो हाईली सेंसिटिव जगह है जहां पर एक साइड से हमारा नेबर चाइना है और दूसरी साइड से पाकिस्तान है। ऐसे में जिस तरह का ये मिसएडवेंचर हुआ है, क्या इसका असर लद्दाखियों पर इस तरीके से पड़ सकता है जिस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, हो सकता है कि लद्दाख के लोग एक पार्टी के खिलाफ हो जाएं, वोट दें, गुस्सा करें, सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे नाराज़ हो जाएं। लेकिन देश के तई लोगों का जो प्यार, लोगों की मोहब्बत और लोगों का जो एक रिलेशन है वो एक लोहे की दीवार है, एक ऐसी दीवार है जो जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। देश से मोहब्बत और देश के साथ खड़ा होना एक अलग चीज़ है। हम भले ही सरकार के बहुत सारे फैसलों से नाराज़ होंगे, हम उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन जब कभी देश के ऊपर कोई आफत आती है तो हमारा और सरकार का जो है वो एक ही स्टैंड होता है। हम और सरकार दो नहीं होते हैं। भले ही ठीक है हमारे लद्दाख के इंटरनल इश्यूज़ हैं, अरेंजमेंट के इश्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी का मसला है, सेफगार्ड का इश्यूज़ है, उसमें हम खूब लड़ेंगे भी, उसमें पीछे नहीं हटेंगे हम। लेकिन जहाँ तक देश के ऊपर कोई आक्रमण करता है या मेली आंख से देखता है तो उस आंख को फोड़ने के लिए हम और सरकार एक ही पेज पे हैं। लद्दाख की थोड़ी से मैं इस प्रोटेस्ट के पहले की भी बात करना चाहूँगा। लद्दाख में जो मेनली एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास वहाँ की, या तो फ़ौज से है या वहाँ की थोड़ी बहुत जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनसे है, या फिर मेनली टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है। और टूरिज़्म भी ऐसा है कि 6 महीने ही वहाँ पर आप जा सकते हैं, 6 महीने आप नहीं जा सकते। तो इसके अलावा जैसे बड़े प्लेयर्स वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लद्दाखी लोगों को उनसे क्या खतरा हो सकता है? देखिए, हमारे इस देश के अंदर 3 चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। एक, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ये हमारे देश की ताकत है। दूसरा, इस देश की डाइवर्सिटी, जिसका रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्यों हमारे देश के आप साउथ से जाके नॉर्थ तक जहाँ भी घूमेंगे, हर इलाके की अपनी अपनी एक डाइवर्सिटी है, इंडिजीनियस आइडेंटिटी है, कल्चर है, उसका प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कंसेंट, कि कहीं पे कुछ भी करें आप, उसमें लोगों का कंसेंट शामिल होना ज़रूरी है। अभी जो अरेंजमेंट हमें मिला है यूटी का, पहले तो एक यूटी खुद अपने आप में एक कॉलोनियल एक लेगेसी है, यह हमारी डेमोक्रेसी नहीं है। और हम एक 80 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आप 3 चीज़ों का एहतराम करें, आप इन्वेस्ट करें, चीज़ें लाएं, कुछ भी करें, लेकिन इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नाराज़गी उसी बुनियाद पे है, फेडरल स्ट्रक्चर का, डाइवर्सिटी का और कंसेंट का। लद्दाखी लोगों को भी उस पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा मिलना चाहिए और अपने इलाके के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है, उसमें लद्दाखी लोगों की रजामंदी शामिल होना जरूरी है। लेकिन हर बार ऐसा होता है, जैसे अभी हाल ही में आप देखेंगे नोएडा में एक और एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली के लिए ही, जेवर। तो वहाँ पर जब सरकार ने लैंड ऑक्यूपाई की तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिनका कंसेंट नहीं था। तो डेवलपमेंट जब भी होता है उसमें कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन क्या इस नाराज़गी के चलते डेवलपमेंट रोक देना चाहिए? देखिए, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का नाराज़ होना और होल पॉपुलेशन का नाराज़ होने में बहुत अंतर है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, लद्दाख की जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है
वो अपने आप में एक बहुत हसास मसला है और उसको बहुत सीरियसली डिलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अभी रैंडम डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट के नाम पे रैंडम आप जो है डेवलपमेंट शुरू करें, वो चीज़ बर्दाश्त भी नहीं हो सकती। लद्दाख की उस ज़मीन, अभी आपने देखा उत्तराखंड के हालात देखे, केदारनाथ वगैरह में जोशीमठ आपने देख लिया, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्लाइमेट क्राइसिस से जो तबाहियाँ हुई है, लद्दाख में अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो लद्दाख इन तमाम इलाकों से ज़्यादा तबाह हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। और दूसरी अहम बात यह है, बहुत सेंसिटिव रीजन होने के साथ साथ वहाँ अभी वाटर के क्राइसिस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ड्राउट लाइक कंडीशंस हर जगह है। और इस वक्त सोलर पार्क के नाम पे जो 48,000 एकड़ ज़मीन वहाँ पे ले ली गई है, जिसमें बहुत सारी इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो इफ़ेक्ट होने का ख़तरा है, पास्चर लैंड के लिए भी। तो इन तमाम चीज़ों पर एक ऐसा पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें लोगों की रजामंदी कहीं ना कहीं शामिल हो। लद्दाख में जो सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, इससे लद्दाख के लोगों को नाराज़गी क्या है या उनको क्या दिक्कत है? इससे इकोसिस्टम कितना ख़राब हो सकता है या एनवायरमेंटल कितने क्राइसिस आ सकते हैं? ये 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 48,000 एकड़ लैंड जो है इन्होंने एक्वायर किया है और 713 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन हरियाणा तक ये कनेक्ट करने जा रही है। तो लोगों का यही है कि वहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन और वहाँ का जो पास्चर लैंड है वो क्या सस्टेनेबल रहेगा, क्या वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो एक सवाल है जिसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। अभी ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है लद्दाख में, वो पॉलिसीज़ जो इम्पोज की जा रही हैं वो लोगों को पूछे बगैर मन मर्जी की पॉलिसियाँ इम्पोज की जा रही हैं। तो इन लोगों का कैसे इशू को एड्रेस करना है, को आप कैसे देखते हैं? वो मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिसी, देखिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को आप एक जगह दे देते हैं कि आप यहाँ अपना इन्वेस्ट कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, कारखाना लगाइए, उसके बाद वहाँ अगर तबाही आती है तो उसका जो खुमियाजा भुगतना पड़ता है वो टैक्स पेयर्स को, यानी उसका जो ठीक करना होता है, मरम्मत होती है, वो टैक्स पेयर्स के पैसों से होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उस कंपनी से लिखित में ये ले लें कि अगर आपके इस कंपनी के सेटअप करने की वजह से कल को जो तबाही आएगी उसको ठीक भी आप ही करेंगे? तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फिर तो इस तरह से कोई भी कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी। हम जहाँ बैठे हैं नोएडा में, यहाँ भी आई एम श्योर डेवलपमेंट की वजह से कई सारी समस्याएं आई होंगी, कई सारे गांव ख़त्म हो गए हैं। आप अगर अपने दाईं तरफ देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, कभी यहाँ तो गांव हुए होंगे। कुछ ना कुछ जाता है जब भी डेवलपमेंट होता है। इस तरह का जो देखिए कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पोल्यूशन इतना हुआ, आबहवा इतनी जहरीली हुई कि कहा गया कि दुनिया की सबसे मतलब गंदी सिटी बन गई हमारी हवा जो है दिल्ली में, आप ये कर रहे हैं मतलब सांस ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैन मेड डिज़ास्टर्स। हमारा ये है कि मैक्सिमम इन चीज़ों से हम अपने एरियाज़ को बचाएं। और लद्दाख में वहीं बोल रहा हूँ कि लद्दाख जो है दिल्ली की तरह नहीं है, वो एक बहुत ही हसास जगह है जहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इवन टूरिज़्म भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये जानते हैं कि लद्दाख का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म में भी, लेकिन वो भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होना ज़रूरी है, जिसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब से यूटी बनी है तब से अभी तक क्लाइमेट के नाम पे टूर्नामेंट चला है कि क्लाइमेट टूर्नामेंट चलना है, लेकिन क्लाइमेट के नाम पे 2 पेज का भी पॉलिसी अभी तक नहीं बना है जो जिस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो ये बातें सिर्फ बयानों में है। हाँ, बयानों में है और इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, इसको आवाम तक लाया नहीं जाता, इस पर कोई डेलिब्रेशन नहीं हो रही है। अभी एज अ लीडर आप लद्दाख में, लेह में, करगिल में या किसी भी दूर दराज के गाँव में, चाहे वो हानले ही क्यों ना हो, इसमें क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है जिससे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो भी बचा रहे और जो लद्दाख के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी बन पाए? सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो भी पॉलिसीज़ है, ख़ासकर जो है हमारे जो एक कस्टमरी लैंड का सिस्टम था, जैसे किसी गांव के अंदर हम ये समझते थे कि ये मेरी ज़मीन है,
ये मेरे गांव की पहाड़ है और ये मेरा गांव का ग्लेशियर्स है, वो चीज़ें जो है अब लैंड डिजिटलाइजेशन के ज़रिए तंग की जा रही हैं। यानी अब ये आइंदा बताया जाएगा कि जो बंदोबस्ती ज़मीन है वहीं आपकी ज़मीन है, उसके अलावा जो भी है वो स्टेट लैंड में फिर धीरे धीरे उसमें लेने की कोशिश हो रही है, जो हम समझते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो कस्टमरी लैंड है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसके बाद जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो या जहाँ भी कोई डेवलपमेंट हो, एक तो वहाँ के लोकल लोगों का और दूसरा एक्सपर्ट्स की राय ले करके फिर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट भी हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, प्लस थोड़ा इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करके हम चल सकें। डेवलपमेंट को रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता कि कतई तौर पर हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें अपना कंसर्न शामिल करना चाहते हैं, अपनी राय शामिल करना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि लोगों की भी मंशा हो, शामिल हो, तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ डेवलपमेंट हो। जॉब के बारे में आपने बताया, दो और चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से सेटअप में लाती हैं, एजुकेशन और हॉस्पिटल। इनकी कंडीशन क्या है पूरे लद्दाख में, चाहे वो कोई गांव हो या लेह जैसी ऐसी जगह जहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर क्या स्थिति है हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, और एक दूर दराज के गांव में क्या स्थिति है हॉस्पिटल की और स्कूल्स की? मैं करगिल में रहता हूँ। करगिल एक शहर है, लेह के बाद सबसे बड़ा शहर करगिल है, और जहाँ लोकल्स के साथ साथ फौजी भी उस हॉस्पिटल से में अपना इलाज मुआवजा कराते हैं, यानी आम सिविलियन और आर्मी दोनों मिलके एक ही हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, मगर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। अब मेरे अगर सोशल मीडिया, मान लीजिए किसी को इमीडिएटली हार्ट अटैक या दूसरी कोई प्रॉब्लम, जी मैं बताऊंगा वो 2023 में मेरे अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करेंगे, 2023 में सिटी स्कैन के लिए हमने लड़ा है, 2024 में MRI मशीन के लिए लड़ा है, क्योंकि वहाँ सिटी स्कैन मशीन नहीं थी, वहाँ MRI मशीन नहीं थी। ये कोविड के बाद आया? ये कोविड की बात की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे फॉर्मर LG साहब, BD मिश्रा ब्रिगेडियर, तो उन्होंने उस पर स्पेशल अटेंशन देकर ये दो चीज़ें जो है अप्रूव करवाई, और आज जो है वहाँ MRI इंस्टॉल हो रहा है। इसके यही नहीं, आप सुपर स्पेशलिटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मतलब कोई वहाँ हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं, बट उनके पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो किसी का कोई बड़ी सर्जरी कर सके, कोई बड़ा इलाज कर सके। सुपर स्पेशलिटी तो है ही नहीं। ऐसे में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, अगर विंटर में हुई, आपका जोजिला बंद है और आपका मौसम ख़राब है, तो उसको आप ICU में रखेंगे और दुआ करेंगे कि वो बच जाए। इसके अलावा ICU है, हॉस्पिटल ICU है, ठीक है, लेकिन अगर समर में हुआ तो उसको श्रीनगर शिफ्ट किया जाता है। आज भी हम एजुकेशन के मामले में, आज भी हम ट्रेड के मामले में, और आज भी हम हेल्थ के मामले में, मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में, वो जम्मू कश्मीर पे डिपेंडेबल है। तो ये आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट जब होगा, इंडस्ट्री लगेगी या कोई प्लांट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी मिलेंगी? बेसिक चीज़ तो ये है कि लद्दाख इतना बड़ा है कि हम जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से बड़ा है लद्दाख एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जितनी होनी चाहिए, या एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का होना लद्दाख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर जैसे जम्मू में एम्स बना, कश्मीर में सवरा है, इस टाइप का एक हॉस्पिटल का लद्दाख में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम कम से कम विंटर में जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस समय इलाज मुआवजा हो। लेकिन हेल्थ केयर हॉस्पिटल का एक इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा उसका रिलेशन नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि एजुकेशन की आपने बात की, एजुकेशन को लेकर के अभी हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है। इस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की कहानी ये है कि न ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक बनी है और स्टेट है नहीं, न स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जिसके 2 कैंपसेस है। एक कैंपस दूसरे कैंपस से 235 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस तरह का, पूरे देश भर में इस तरह के यूनिवर्सिटी की कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ एक रिजर्वेशन पॉलिसी MHA की तरफ से
ड्राफ्ट हुई, उसका गेजेट नोटिफिकेशन भी आया, लेकिन वो पॉलिसी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी अभी तक उस यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। अब आप सोचेंगे कि जब लद्दाख के पढ़े लिखे नौजवान दिल्ली से पढ़ के, मुंबई से पढ़ के, जगह जगह से पढ़ करके पीएचडी करके जाएंगे और उनके हाथ में जॉब नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? प्रोटेस्ट ही तो करेंगे, आंदोलन ही तो करेंगे, और उनके पास क्या है, क्या चीज़ है जो कर सकते हैं? तो ये एक चीज़ है जिसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। और जो ये डिस्कशंस होते हैं आपके सरकार के साथ, उनमें इन चीज़ों को उसमें एड्रेस हाँ किया जाता बिल्कुल, अभी इसी रिजर्वेशन पॉलिसी पे जब हमने बात की तो इस पर तो मैंने अपना एक मेमोरेंडम भी MHA में सबमिट किया है, और होपफुली मुझे उम्मीद है जिस तरीके का आश्वासन मिला है इसको जल्दी एड्रेस किया जाएगा। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 13.4% है। जी। लद्दाख में लगभग इसका डबल है, 26.5%। जी। जो मेनली आबादी है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। 24 सितंबर के बाद वहाँ के टूरिज्म का क्या हाल है? टूरिज़्म बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ, न सिर्फ 24 सितंबर के बाद, उससे पहले भी, खासकर जब ये हालात ठीक नहीं थे बॉर्डर एरियाज़ में ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद भी, तो टूरिज़्म तभी से जी पहलगाम के बाद जो है काफ़ी बुरी तरीके और से यही इफेक्ट मेन हुआ। टाइम होता है टूरिज्म का। बिल्कुल, लद्दाख में खासकर जो वर्किंग सीज़न, तो जैसे आपने भी कहा कि 6 महीने का होता है। 6 महीने बहुत टफ हालात होते हैं। तो आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि हम एक बहुत सेंसिटिव रीजन में हैं और एक तरफ हमारा डिफेंस फोर्स है, वो इस देश का डिफेंस संभालती है, तो लद्दाख के लोग भी एक नेचुरल डिफेंस है इस देश का। वर्दियाँ तो नहीं पहनते हम वो लोग, उस माइंडसेट के साथ ही रहते हैं कि हमें कभी भी लड़ना पड़ सकता है। नहीं, वो अपने आप को फौज का हिस्सा समझते हैं। अभी एक टाइम वो था, मुझे याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे, मेरे गांव में कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई भी हो तो वो पुलिस नहीं बुलाते थे, फौज को बुलाते थे, क्योंकि फौज नज़दीक थी। तो डोर स्टेप्स पे फौज हुआ करती थी। इवन विंटर में कहीं पे राशन पानी की भी कमी हो तो फौज उसमें मदद किया करती थी। तो ये चीज़, फौज का एक बहुत पॉजिटिव रोल भी है उस इलाके में, और हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है आवाम और फौज का। हाँ, वहाँ क्लैश कम देखने को मिलता है। नहीं, ये एक स्ट्रेंथ है मुझे लगता है हमारे। सेवांग थारचन जी, जो कि कारगिल के हीरो रहे हैं, कारगिल का वॉर उन्होंने लड़ा है और उनकी जान चली गई इस वायलेंस में जो 24 से 26 सितंबर के बीच में हुआ। खास करके 24 सितंबर वाले में जब 4 लोगों की जान चली गई, उसमें से एक नाम सेवांग थारचन का। आपकी इनकी फैमिली से मुलाकात हुई? जी, मैं उनके और जितने भी 4 लोग थे उन सबके घर मुझे जाने का मौका मिला, और उनकी फैमिलीज़ की तरफ से यही बताया जा रहा था कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये उनके फैमिलीज़ की तरफ से कहा गया कि हमारे बच्चों को लेटा के गोली मार दी गई, किसी के चेस्ट पे, किसी के सर पे, और ये बहुत ज़्यादती की गई है। ये फैमिली का स्टेट? ये फैमिली के लोगों ने हमें बताया जब हम उनके पास कंडोलेंस के लिए गए थे। क्योंकि वीडियो तो आए हैं, लेकिन ये लेटा कर गोली मारने की बात अभी तक कहीं ना मैंने देखी, ना पढ़ी, ना सुनी। ये फैमिली, जो 4 फैमिलीज़ के पास हम गए तो उनमें से हमें कहा गया, बताया गया कि आप इस चीज़ को बताएं मीडिया में कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। बट ये एक अच्छी बात है कि MHA की तरफ से बहुत एक अच्छा स्टेप, सेंसिबल स्टेप लिया गया कि जो जुडिशल इंक्वायरी की इन्होंने शुरुआत की है। हमारी ये भी मांग है कि जो भी डिटेनीज़ हैं उनको भी जल्दी जो है रिलीज़ किया जाना चाहिए। अभी 20 लोग अभी भी अरेस्ट हैं, सोनम वांगचुक साहब भी अरेस्ट हैं, तो उन सबको जल्दी रिलीज़ करके एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सेंसिबली और एक विजडम के साथ एक्ट करने की ज़रूरत है, और जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से, आपके माध्यम से भी यही हम सरकार से मांग करेंगे। अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, जो लोग मारे गए हैं उस वायलेंस में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है किसी फैमिली? सिर्फ जो LHDC लेह की तरफ से जो एक कंपनसेशन किया है कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है, लेकिन UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कंपनसेशन का ऐलान नहीं। इसके लिए जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता, उनसे बात नहीं की गई? नहीं, ये तो सबसे पहले तो कविंद्र गुप्ता जी की खुद की एक जिम्मेदारी थी, इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी, इनिशिएटिव लेना चाहिए। न सिर्फ इनिशिएटिव, अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें
हिल काउंसिल के हमारे, चूँकि हमारे पास सिर्फ हिल काउंसिल सी है जो इलेक्टेड है, एक मेंबर पार्लियामेंट है, उनको बुला के, चूँकि कविंदर गुप्ता जी ने 3-4 मीटिंग्स की जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की, लेकिन एक भी मीटिंग ऐसी नहीं की जिसमें लद्दाख के लोकल स्टेक होल्डर्स को बुला के एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। फाइनली एक मीटिंग की है जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे। एलजी ने कोई एलजी साहब ने इस सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं बुलाई। तो आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लद्दाख के, उन्होंने भी नहीं कहा कि एक मीटिंग करनी चाहिए या इस हम तो मुसलसल बोल रहे हैं, ये तो उनका इनिशिएटिव होना चाहिए। हम तो बेसिकली हमारी जो नाराज़गी है, हम तो यही कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए दिल्ली जैसे जगह में भी इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, यहाँ किसान आंदोलन हुआ, कितने महीनों जो है यहाँ बॉर्डर पे हमने देखा। अच्छा, हमने सीए का प्रोटेस्ट देखा, शाहीन बाग में इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन ये जो लद्दाख में जो सिचुएशन क्रिएट की गई, छोटी सी पॉपुलेशन है, उसको डिस्बर्स करने के हज़ारों तरीके हैं आपके पास, और ये गोली चलाने का किसने ऑर्डर दिया, कहाँ से ऑर्डर आया? जब हमारी सेना गलवान में लड़ रही थी चाइना बॉर्डर पे, 20 शहीद हुए, लेकिन हमारी सेना को ये परमिशन नहीं मिली कि आप जो है चाइनीज़ आर्मी पे फायर खोल दे। नहीं, वो तो उन्होंने भी नहीं खोला ना, वो हमारा पैक्ट है उनके साथ। जी, पैक्ट है ना, हमने पैक्ट का लिहाज किया, 20 लोग खोए लेकिन पैक्ट का लिहाज किया। लेकिन चाइना के भी ज्यादा डैमेज हुआ, चाइना को ज्यादा डैमेज हुआ उसमें, लेकिन उन्होंने रिवील नहीं किया उस बात को, वो बात अलग। लेकिन हमारे लिए अपनी सेना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक आदमी भी। लेकिन जब लद्दाख में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, और खुद बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि अनआर्म्ड प्रोटेस्ट थे, और उनका बाज़ाब्ता आपने देखा होगा, हमारे फॉर्मर एमपी साहब का भी स्टेटमेंट, उन्होंने एलजी को लेटर लिखा, फॉर्मर सीईसी ने लिखा, उसमें मेंशन है कि जो प्रोटेस्टर्स थे अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, तो उन पे फायर किया गया। तो उस पर एक अकाउंटेबिलिटी तो सेट होना चाहिए, और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल, कोई एक बंदा सस्पेंड नहीं हुआ इसमें। नहीं, सस्पेंड तो दूर की बात, जो भी जिम्मेदार है वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जैसे कोई पॉलिटिकल आदमी देता है। जैसे ये पीआईओ के आदमी पकड़े हैं, पाकिस्तान से लिंक हैं, हमने इतनी जॉब्स दी हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर अगर कोई होता है तो उसका ये काम नहीं है कि आपने कितना रिजर्वेशन दिया है, कितनी जॉब्स दी है, कितना डेवलपमेंट, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो लॉ एंड ऑर्डर ही पे फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स डिलीवर होते हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी ना होने की एक सबसे बड़ी वजह है। एक ऑनेस्टली मैं इसका आंसर आपसे चाहूँगा, एलजी की तरफ से कितनी गलती आपको इसमें लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितनी चूक आपको लगती है? क्या आपको लगता है कि इंटेंशनली होने दिया गया, या फिर ये इसको सप्रेस करने की कोशिश थी, या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश थी थ्रू डायलॉग्स, मैं ये बढ़ गया? ऑनेस्टली एक चीज़ कहूँगा कि एक तो सेंटर की तरफ से डिले किया गया बातचीत में, ये एक बहुत बड़ी गलती की गई। ठीक, जो एलजी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की, क्योंकि एलजी साहब पहली बार एलजी बने हैं, अभी हाल ही में आए हैं, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और टाइमली डायग्नोस, वो डील सही से नहीं हो पाया। जिस तरीके से डील, मैं क्यों किसी चीज़ को नेगेटिवली लूँ, मैं ये कहूँ पॉजिटिव अगर नोट पे भी कहूँ कि जिस तरीके से डील करना चाहिए था वो डील नहीं कर पाए, और बात डील न हुआ, 4 जानें चली गई, हालात ख़राब हुए, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए वो और भी जख्मों पे मरहम के बजाय नमक लगाने के बराबर हुआ, कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए थे। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या टेक? मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो दोनों एलजी के सबॉर्डिनेट हैं, तो जैसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब का हुक्म होता है, वैसे ही वो एक्ट करते हैं। आपकी नज़र में इस मिस एडवेंचर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल कौन? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे कि इनके ही स्टेटमेंट्स थे कि ऐसा कुछ होने वाला था, हम पहले से ही हमें शक था। तो और एक दिन पहले, कल, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि कल मैं पूरा नोएडा बंद करने वाला हूँ, और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कल हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा या मैं नोएडा बंद करूँगा। तो पुलिस पहली चीज़ है जिसको सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मॉब जमा हुआ, मॉब जमा होने क्यों दिया गया ये भी तो अपने आप में है, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की, कहीं पे भी बंद हुआ। जब 5 अगस्त 2019 हुआ
तो कश्मीर जैसे इतने बड़े एरिया को कॉर्डन कर दिया गया, किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। तो यहाँ एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि कल बंद होगा, और उसके बाद लोग जमा होते हैं, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है। उसके बाद फिर जब बैरिकेड तोड़ते हैं, उसके बाद लाठी चार्ज होती है, फिर टीयर शेल चलते हैं, फिर रबर की गोलियां मारते हैं, पैर से नीचे मारते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वो कोई काउंटर इंसर्जेंसी एरिया भी डिक्लेयर नहीं है लद्दाख, और आप जो है सीधा मार के, तो ये चीज़ें हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं सोनम वांगचुक का, जिसमें जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ था, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें एक लेटर मिला है किसी अननोन सोर्स से, किसी ने अपना नाम डिक्लेयर नहीं किया था, जिसमें उन्हें बताया जा रहा था कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हो सकते हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या ऐसे लेटर लद्दाख में और लीडर्स को भी मिले थे? हमारे नोटिस में नहीं है, लेकिन अलबत्ता सोनम वांगचुक साहब को ये अंदाज़ा था कि शायद मेरे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और आज मैं आपके ही इस चैनल पे बता रहा हूँ, एक रात पहले जब वो उनकी डिटेंशन हुई तो रात को हम बात कर रहे थे, तो हम आप वहीं थे? नहीं, हम फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं कारगिल में था, वो लेह में थे। तो मैं उनसे यही बता रहा था कि भाई ये तो गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ हमको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि मुझे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और मैं इसकी को स्ट्रांगली कंडेम करूँगा। तो मैंने कहा कि आपको पता नहीं, मुझे तो लगता है आपको अरेस्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है अंदाज़ा जिस तरह का ये माहौल बनाया जा रहा है। तो बस इतनी बात हुई। अगले दिन बात हुई, थोड़ा डिटेल में बताइए। यही कि भाई आपको अरेस्ट किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का माहौल बना है, बट आपको ये जो वायलेंस हुआ है उसको आपने अनशन से कंडेम किया है, इसको और स्ट्रोंगली कंडेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वायलेंस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और जो फेयरिंग में मारे गए हैं उस पर भी कंडेम करने की ज़रूरत है। ये दोनों वायलेंस को बिल्कुल रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, ये हमने कहा। तो उन्होंने, क्योंकि मैं करगिल में था, तो वो करगिल का हालचाल पूछ रहे थे, वहाँ कैसा है माहौल, टेंस है, पीसफुल है, तो वो सारी चीज़ हमने बताई। तो मैंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे मेरा अरेस्ट हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल, मुझे लगता है आपको अरेस्ट करेंगे। तो खैर उनसे उसको कोई ज़्यादा डर और झिझक नहीं थी, वो बहुत वो उनके वीडियो में दिख रहा था जी। तो उसको कोई ऐसा ये नहीं था, डर नहीं था। लेकिन ये हमारी डिस्कशन हुई। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा, आप मेरी पॉलिटिक्स से आप डिफरेंस रख सकते हैं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस रख सकता हूँ, हम दोनों मिलकर सोनम वांगचुक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस और बात है, दुश्मनी एक और अलग चीज़ है। तो ये जो एक इनोवेटर को, एजुकेशनिस्ट को आप जिस तरीके से विलन बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। मुझे लगता है इससे देश में भी एक बहुत गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इनका एक रोल है नेशनल डिफेंस को स्ट्रेंथन करने में, कंट्री को स्ट्रेंथन कंट्री को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत रिकॉर्ड आप देख भी नहीं सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं मीडिया के सामने। एक और बात चली है उनके बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में, कि वो लद्दाख को राज्य बनाकर खुद को एज अ सीएम फेस प्रेजेंट करना चाहते हैं। उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं लद्दाख के। अगर लद्दाख को स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड दे और एपेक्स केडीए प्लस सोनम वांगचुक सबसे ये लिखवा दिया जाए कि हम में से कोई सीएम नहीं रहेगा, तो मुझे यकीन है 100% सब लिख के देंगे कि हम में से कोई सीएम नहीं रहेगा, किसी एक को बना दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है जो कही जा रही है, ये एक बेबुनियाद बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक को भी एमपी बनने का कई बार ऑफ़र मिला है, एमपी कैंडिडेट बनने का। और खुद उनकी वाइफ ने अभी कहा कि इवन बीजेपी ने भी ऑफ़र किया 2019 में उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने का, गीतांजलि जी। तो अभी हाल ही में जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो वो किसी भी मूड में नहीं थी कि खुद इलेक्शन लड़े। तो ये सारी बातें बेबुनियाद बातें हैं। और अगर लड़ भी लेता है तो कोई गलत भी नहीं है, हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई पढ़ा लिखा लीडर है, बन भी जाएगी तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई लड़ भी लेता है तो वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है, कोई बुरी बात नहीं है। सरकार ने एक और चीज़
इन सब के दरमियान आई सामने कि सोनम वांगचुक को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया, जबकि लद्दाख के नियम के हिसाब से किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब को इनकम टैक्स भरना ज़रूरी नहीं है, तो वो नोटिस का हकदार नहीं है। कितने और सारे ऐसे लीडर हैं जिनको इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया? हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सोनम वांगचुक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सोनम वांगचुक खुद बार बार अपने वीडियोस में बोलते हुए हमने देखा है कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो इनका टैक्स जो है लद्दाख में पे करता हूँ, और डिस्पाइट ऑफ लद्दाख इज़ ये एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से लद्दाख एग्जम्प्ट होने के बावजूद भी वो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हियाल का केस है, देखिए सोनम वांगचुक के दो केसेस मैं आपके सामने बताऊं। एक है उनका पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल स्ट्रगल लद्दाख के राइट्स के लिए, स्टेटहुड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए। एक है उनका हियाल और सिकमोल। ये हियाल और सिकमोल जो है 2019 से पहले भी चल रहे थे। तब सरकार इनकी जो वाहवाही करते हुए नहीं थकती थी। तब इनका इनकम टैक्स नज़र नहीं आ रहा था, जब तब इनका FCRA नज़र नहीं आ रहा था, तब इनके जो इनको लग रहा है अभी ऑब्जेक्शंस वो सारे नज़र नहीं आ रहे थे। तब LG भी उनके इंस्टीट्यूशन में जाता था, फीता काट के आते थे। CEC भी जाता था उस समय के, है ना, इग्नो के यहाँ पे UGC के उसमें मीटिंग्स में भी वो आते थे, तो वो पार्टिसिपेट करते थे। उनकी काफ़ी प्रशंसा भी होती थी और एजुकेशन को लेकर के उनसे राय वगैरह भी ली जाती थी। अब चूंकि जब सरकार के अपोजिट हो गए, जैसे बहुत सारे यहाँ CM हैं ना, जिनको पहले बोला जाता है कि भाई आप बड़े करप्ट हैं, ये हैं वो हैं, और जब वो रूलिंग पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो आराम से धुल जाते हैं, उनके ऊपर सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। तो क्या उनको मुझे लगता है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये पूरा पॉलिटिकली इनको स्केप गॉड बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को ये भी एक ईगो मुझे लगता है कि उनको अंदर करो और उनको अंदर करके जो है जो डायलॉग रिज्यूम हो रही हैं, और उसके बाद जब डायलॉग फुलफिल हो तो उनको क्रेडिट भी न मिले। तो मुझे लगता है कि आदमी अंदर बैठे या बाहर बैठे जो मेहनत की है उसका क्रेडिट, अगर मैंने कभी आंदोलन किया है तो उसका क्रेडिट चाहे कोई दे या न दे, लेकिन इंसान का अपना मन जो है वो ज़रूर उसमें सेटिस्फाई रहता है कि मैंने कुछ किया है। तो यही चीज़ सोनम वांगचुक के लिए भी है। अगर सरकार उनको क्रेडिट दे या ना दे, हम तो उनको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए। देखिए हुकूमतें हमेशा नहीं रहती हैं, मुल्क हमेशा रहने वाली चीज़ होती है। तो हमें हुकूमत से ऊपर उठ करके देश के हित में भी, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं ना कि मैं देश के आखिरी गाँव को देश का पहला गाँव मानता हूँ, तो उसको पहला गांव समझते हुए थोड़ा बहुत उसके ऊपर, और 4-5 चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं इस हुकूमत की। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, और उसके बाद है सबका साथ सबका विकास, सर्जिकल स्ट्राइक, मास्टर स्ट्रोक। ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लद्दाख। आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए या फिर 6 नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक मोदी है तो मुमकिन है, तो स्टेटहुड मिलना चाहिए। एक मास्टर स्ट्रोक लद्दाख को स्टेटहुड दे के लगाने की ज़रूरत है। एक सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा करे यूटी के ऊपर कि वो यूटी ख़त्म करके स्टेटहुड मिल जाए। और ये जो गारंटी है ये एक स्टेटहुड की गारंटी, क्योंकि 6 शेड्यूल की गारंटी तो उन्होंने दी थी। 2 बार इलेक्शन जीते हैं बीजेपी वाले 6 शेड्यूल के नाम पे। एक गारंटी स्टेटहुड की भी दे के लद्दाख को कम से कम मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिले, ये हम चाहते हैं और उम्मीद करेंगे। वो कहते हैं ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ठीक बात है। देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वादा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा जो है वो मिलेगा। वो बार बार मैं देखता हूँ कि वो लद्दाख के दौरे पर जाते हैं, तो क्या वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनसे नहीं पूछते कि साहब आपने वादा किया था? देखिए वो तो रिटिन में उनके घोषणा पत्र में है कि 3 नंबर का पॉइंट था। 2019 में जब इलेक्शन लड़ा था, मैं भी उस समय इलेक्शन लड़ा था, तो बीजेपी की तरफ से ही उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि 6 शेड्यूल लद्दाख को दिया जाएगा। उसके बाद 2020 में लद्दाख के हिल काउंसिल लेह के इलेक्शन हुए, उसमें भी ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था।
अच्छा 2019 में जब ये एमपी इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम 370 हटा भी नहीं था, इन्होंने वो वादा किया था। उसके फ़ौरन बाद अर्जुन मुंडा जी आए जो उस वक्त ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने ले से ऐलान किया कि हम 6 शेड्यूल देने जा रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड भी किया है। उसके बाद फाइल कहाँ गई है ये अंदाज़ा नहीं है, और ये मांग तब से अभी तक पेंडिंग है। और जो यूटी का असली चेहरा हमने देखा है, क्योंकि 6 साल में कोई जॉब नहीं है, एक गेस्टेड पोस्ट की नौकरी नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, पॉलिसीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं है, हिल काउंसिल और काउंसिल के बीच में कोई बिजनेस रूल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जैसा स्ट्रॉन्ग सीएम जो एक ज़माने में था, आज वो जो है वो अपोजिशन लीडर्स गृह मंत्री जी के साथ होता है और उमर अब्दुल्ला साहब पीछे होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि केजरीवाल साहब एक ज़माने में यहाँ दिल्ली में हर हफ्ते एलजी ऑफिस के सामने धरने दिया करते थे, तो वो हौसला हमारे में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सेटअप जो है पूरा चेंज हो, लद्दाख के लोगों को फुल स्टेटहुड मिले ताकि डेमोक्रेसी वहाँ रिस्टोर हो और डेमोक्रेसी पे लोगों का विश्वास और मजबूत हो। लोगों को ये ना लगे कि इस देश में मुझे अकेला किया जा रहा है, डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, एलिनेट किया जा रहा है, बल्कि ये फील हो कि मैं भी इस देश की डेमोक्रेसी का, इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा हूँ। अर्जुन मुंडा जी से जब आपकी बात हुई थी और उन्होंने भी वादा किया था, आज की डेट में देश के जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जुअल ओराम, उनसे आपकी बातचीत होती है या लद्दाख के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? अर्जुन मुंडा जी जो है वो लेह के विजिट पे आए थे, तब उन्होंने कहा था। अभी जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके साथ हमारी बात नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद सरकार कभी बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, उसकी जो हेड हैं उसके MOS होम नित्यानंद राय जी हैं, तो उनकी सरबराही में वो जो मीटिंग्स होती हैं वो सारा जो है फिर वहाँ पे सारी डिस्कस होती है, जिसमें पूरा MHA बैठता है, उनकी लीडरशिप में यूनियन होम सेक्रेटरी भी बैठता है। एक और सवाल है कि 2019 के पहले आप श्रीनगर के अंडर में थे, जम्मू कश्मीर के अंदर। जी, श्रीनगर के, जी। और अभी आप दिल्ली के अंडर में हैं, किसके अंडर में ज़्यादा बेटर है? देखिए, एक चीज़ है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट का हम हिस्सा थे, हमें 370-35 एज ऐसा सेफगार्ड था। 70 साल में हमें ये डर कभी नहीं लगा कि कोई आके हमारी ज़मीन लेके जाएगा, ये डर नहीं लगा कि हमारी जॉब्स पे कोई बाहर से आके हमला करेगा। 2 चीज़ें। तीसरा चीज़, अगर हमें कोई शिकायत जम्मू कश्मीर सरकार से होती थी तो वहाँ 4 MLA खड़ा रहते थे, जो जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर हुकूमत में एक चीफ मिनिस्टर जो है वो बनता था, और जिनके सपोर्ट वापस लेने से वो गिर भी जाता था। और ऐसी चीज़ें हैं। तो लद्दाख की एक वॉइस थी, एक अपनी आवाज़ थी। यूटी बनने के बाद ये बात सही है कि फंड बहुत सारा मिला है SDP में, 6000 करोड़ का हमें बजट मिला, लेकिन जो आवाज़ है वो हमारी चली गई, जो सेफगार्ड्स थे वो हमारे नहीं रहे, और जॉब्स में अभी तक जो है एक भी गेजेटेड में, जब एक बोल रहा हूँ तो सिंगल 1 की बात कर रहा हूँ, एक भी गेजेटेड पोस्ट की जॉब पिछले 6 साल में नहीं दी गई है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर एक आदमी हो, उसके पास महल हो, उसको कहा जाए कि ये महल तेरा है, या आप ये मान लीजिए कि आपको एक फॉर्च्यूनर कोई गिफ्ट किया जाए और कहा जाए कि ये फॉर्च्यूनर आपका है, ले लीजिए चाबी, लेकिन उसमें इंजन ना हो, तो वो किस काम का? तो अगर और मारुति हो, उसके एक मारुति सुजुकी हो, छोटी सी गाड़ी, उसमें सब कुछ ठीक हो, तो आपके लिए वो फॉर्च्यूनर सही है या फिर वो मारुति सही है? तो आप मारुति ही प्रेफर करेंगे, कम से कम वो चल सकती है। तो यहाँ इस टाइप का जो सेटअप दिया गया है यूटी, वो बगैर इंजन के है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन पर हमला हो सकता है, आपकी जॉब पर हमला हो सकता है। अब मैं किसी और देश का हूँ, इस ऑफिस में काम करने वाले 99% लोग, इनफैक्ट इस कमरे में जो 4 लोग बैठे हैं, 4 के 4 किसी दूसरे स्टेट के हैं। इस ऑफिस में 99% एम्प्लॉय किसी दूसरे स्टेट के हैं। तो हमने यहाँ कर किसी की जॉब तो नहीं छीनी। अगर किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कोई जाता है तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन भी होगा, नए जॉब्स भी पैदा होंगे। और एक और चीज़ है जो लद्दाखियों के बारे में मुझे नहीं समझ में आती है कि मैं दूसरे स्टेट के लोगों को अपने साथ काम करते हुए देखता हूँ। इस फ्लोर पर करीब 250-300 लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। इसमें लगभग सभी स्टेट के, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के भी लोग हैं, लेकिन लद्दाख से कोई नहीं है। तो लद्दाख के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आते?
पहली चीज़ तो ये है, बहुत अच्छी आपने बात कही है, और ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह का डिबेट होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो इक्वल जस्टिस की हम बात कर सकते हैं। जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी तो इक्वल जस्टिस की बात ही नहीं करते हैं। अगर हम जो लद्दाख में जॉब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि लद्दाख का एक लड़का दिल्ली के एक लड़के के साथ compete नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी लद्दाख में मौजूद नहीं है। इसलिए रिजर्वेशन का ये जो स्कोप रखा गया है। जैसे आप लद्दाख से जामिया पढ़ने आए, जी, दिल्ली आए, जी, आपने यहाँ पढ़ा लिखा, अब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज के ढेर लगे हुए हैं। आगे आप अगर करना चाहें तो देश में अलग अलग कोने में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में आपको अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। नहीं, बहुत सारे अभी लद्दाख के लोग हैं जो अब्रॉड भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन ले दे के 3 लाख की पॉपुलेशन है, 3-3.5 लाख की पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन है। ये अलग बात है, हमारा एरिया बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। और ले दे के कुछ ही फैमिलीज, गिने चुने लड़के हैं, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि कितने लड़के हमारे अब्रॉड पढ़ रहे हैं या कितनी लड़कियाँ पढ़ रही हैं। लड़कियाँ मुझे लगता है 2 या 3 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जब मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ जो मेजॉरिटी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो दिल्ली जाए पढ़ने के लिए, श्रीनगर जाए या जम्मू कश्मीर में किसी जगह जाए। वो लद्दाख में ही प्रेफर करते हैं पढ़ना, बिकॉज उनके पास उतना इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है। तो उसके लिए, उनके लिए हम बात करते हैं कि एक आपका रिजर्वेशन हो। एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बनी है जो हमारी MHA और हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग में वो पॉलिसी सामने आई। अब हम उसको रिक्वेस्ट करें कि ये इम्प्लीमेंट हो, ताकि मैं चाहूंगा कि ये रिजर्वेशन मिले, लोगों को ऊपर आने का मौका मिले। जो आप पैसे की और अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, वो तो बिहारियों के साथ भी है। वो उनको अपने स्टेट में जॉब नहीं मिल रही, उनके स्टेट में जॉब के लिए कुछ सोर्सेज नहीं बचे हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा बिहारी इस वक्त पूरे देश में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कल्चर की, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी कल्चर अनसेफ है या उसको किसी से थ्रेट है। नहीं, बहुत सारे, जैसे अभी लद्दाख में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसमें से बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी है जिनको यूनेस्को ने इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में शामिल किया है। वो लैंग्वेजेस जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, जिसमें बल्टी एक लैंग्वेज है, जिसमें क्यांगो एक लैंग्वेज है। शायद आपने क्यांगो लैंग्वेज का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्योंकि हमारा जो देश है वो, उसकी जो खूबसूरती वो इसकी डाइवर्सिटी में है। डेफिनेटली इतना डाइवर्स है कि हमें मालूम भी नहीं है कि कार्बी आंगलों की क्या सिचुएशन है, यानी असम के ट्राइबल एरियाज की क्या स्थिति है। तो इस तरह इन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिए यही राइट्स दिए गए हैं। इसमें मैं थोड़ी सी आपसे अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि जब इंडिया के दूसरे इलाके से लोग वहाँ पर जाएंगे तो शायद वो क्यांगो लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा जिंदा होगी, लोग सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरी अपनी फैमिली से कुछ लोग महाराष्ट्र में चले गए हैं जॉब के लिए। देखिए, अब वो मराठी बोलते हैं। मिज़ोरम के अंदर बहुत सारे सेफगार्ड मिज़ोरम को दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे ज़्यादा अगर मीज़ो बोलने वाले कम अगर हैं तो मिज़ोरम के अंदर हैं, ठीक है, क्योंकि मीज़ो लैंग्वेज धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। तो जैसे 6 शेड्यूल के अंदर यही चीज़ें, जो कस्टमरी आपके लॉज हैं, जो आपके रिवायात हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का बाज़ाब्ता प्रोविज़न है। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि ये प्रोविज़न रहे। अदरवाइज़ ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर से आके जॉब नहीं करता है। इस वक्त जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे आउटसाइड लद्दाख से आए हुए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो वो पॉलिसीज़ लद्दाख के लिए फ्रेम करते हैं उसमें लद्दाखी का हस्तक्षेप हो, वो लद्दाख के ऊपर ब्लाइंडली इम्पोज नहीं किया जाए, बिना सोचे समझे। एक और चीज़ है कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA जो है उसका RSS के साथ गठबंधन है लद्दाख में, लेकिन लद्दाख एक लौती जगह है जहाँ पर RSS अपने नाम से काम नहीं करती, फंदे सोक्सपा के नाम से वहाँ पर काम करती है। दोनों का अच्छा अलाइंस है, बैक चैनल डायलॉग्स भी होते हैं, सिंधु दर्शन जैसे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। बावजूद इसके इतना एक गैप कैसे बन गया कि वहाँ पर वायलेंस की या आंदोलन की गुंजाइश पैदा हो रही है बार बार?
देखिए, शुरू में मैंने एक चीज़ कही थी कि आप किसी के आइडियोलॉजी से, किसी के ओपिनियन से इख्तलाफ रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे जिसको लेकर के इख्तलाफात हैं, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से। बट मुझे नहीं, मेरी नज़र में ये नहीं है कि, ये नहीं लगता है कि एलबीए और आरएसएस का कोई इस वक्त कोई मिलाप है। पास्ट में रहे होंगे, कुछ कनेक्शंस रहे होंगे या कोई नहीं, अभी भी बैक चैनल डायलॉग्स तो उनके होते ही हैं। डायलॉग्स तो हो सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि एलबीए जो है वो लद्दाख के हितों के लिए इस वक्त काफ़ी फिक्रमंद है और अपेक्स बॉडी में वो पेश है। डायलॉग ज़रूरी है, होने भी चाहिए, और डायलॉग होने का ये मतलब नहीं है कि वो उनके साथ एक पेज पे हैं। और फंदे सोक्सपा जो आरएसएस जिस नाम से लद्दाख में चलती है, इतनी एक्टिव नहीं है, वो अपने मेडिकल कैंप्स और दीगर चीज़ों में एंगेज हैं, लेकिन पॉलिटिकल लाइन में हमने नहीं देखा कि वो इतना एक्टिवली लड़ा। नहीं, पॉलिटिकल में तो वो एक्टिव उतने नहीं रहते, लेकिन बावजूद इसके वो कितना वहाँ पर उनका आपस में उनका जो डोमेन हमने सुना है ज़्यादातर विजिबल नहीं रहता, लेकिन लेह के अंदर ज़्यादा उनका है प्रेजेंस, और जो आर्यन वैली के आसपास के इलाकों में उनका प्रेजेंस हमने देखा है। एक और आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह किसी भी एक स्टेट में, कोई भी XYZ स्टेट आप उठा लीजिए, यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिज़ोरम, यहाँ पर ग्राम पंचायत होती है, लोकल बॉडीज़ होती हैं जो गांव के लेवल तक, दूर दराज के इलाकों तक चीज़ें पहुँचाती हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम पहुँचाती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम पहुँचाती है, हेल्थ ड्राइव्स चलाती हैं। लद्दाख इन सबको कैसे ड्राइव करता, कैसे रन करती हैं सारी चीज़ें? हमारे यहाँ भी पंचायत सिस्टम जो है वो है, बट काफ़ी समय हो गया, वो टाइम भी निकल गया, अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इस चीज़ से भी अभी लद्दाख जो है वो महरूम है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है बहुत जल्दी जो है इसके इलेक्शन हो, ताकि लोगों को डोर स्टेप्स पे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है सरकार की तरफ से होते हैं वो उनका लाभ उन्हें मिले, क्योंकि ये भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये भी एक अच्छी चीज़ है जिससे आप एक गांव की आवाज़ को भी जो है वो मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। लेकिन अभी तक उसके इलेक्शंस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली में जो हमारे फॉर्मर एलजी थे उस तकरीबन वो उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनके मिश्रा जी के जाने से पहले मैं उनसे मिला था और एक विज्ञापन उनको दिया भी था कि जल्दी जो है आप पंचायत के इलेक्शंस का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इंतज़ार लद्दाख और लद्दाख के लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत, जैसे आपने बहुत सारे सवालात किए और मेरे जवाब से हो सकता है बहुत सारे उनसे आप मुत्तफिक हों, मुत्तफिक न हों, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि लद्दाख के विषय में कुछ बात हो रही है, होनी चाहिए। बिल्कुल नज़रअंदाज करना या आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाना, आँख और दिल दोनों से ओझल हो जाना, ये चीज़ लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका जो, उनकी बात कोई अगर ना सुने तो वो एक सेंस ऑफ देता है, एलिनेशन टाइप का चीज़ हो जाती है। बात सुने, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, एटलीस्ट लोगों तक, देश तक बात पहुंचाने का एक मौका मिले कि आपकी बात सुनी जा रही है। जी, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ज्वेल ओराम जी से मिलूंगा, जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस देश के, जी, तो ये मैं बात ज़रूर रखूंगा आपकी साइड से कि किन किन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत है और किन किन चीज़ों का इंतज़ार हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका भी के लिए, आपके तमाम साथियों का और देखने वालों का। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.